So, very good evening, all of you. Welcome back at my YouTube channel. This side उत्कर्ष मिश्रा and hope आप सब भी बहुत अच्छे होंगे. सो बेटा आज हमारा क्लास का जो टॉपिक है जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन. A basically chapter which is mostly highlighted, which is mostly covered, which is mostly asked over the upcoming board examination. A chapter named Consumer Protection. Basically, a chapter comes or belongs from Consumer Protection Act 2019. ठीक है, हम आज इस चैप्टर को पढ़ करके क्या सर गेन कर पाएंगे, इससे हमको कितने वेटेज का आता है, तो बेटा मैं आज आपको बता देता हूँ. अराउंड 5 to 6 मार्क्स का इसमें हमारे अपकमिंग बोर्ड्स में अपेयर होने वाला है. चाहे वो बेटा हमारा कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो या सर हमारा ISC और सर हमारा यहाँ तक कोई भी स्टेट बोर्ड ही क्यों ना हो. और साथ ही साथ सर जब बात बोर्ड की होती है तो मैं एक और बोर्ड को भी कंसिडर करता हूँ जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी बोलते हैं. सर चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर से. सर सबसे पहले इस चैप्टर में दो टर्म हमारे आने वाले हैं. द वन इज अ कंज्यूमर एंड द सेकंड इज अ प्रोटेक्शन. एंड इन दोनों को ज्वाइन करके बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या चैप्टर या बेसिकली जो हमारे सिलेबस का पार्ट बोला जा रहा है. तो यहाँ पर बेटा हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कंज्यूमर क्या होता है. थोड़ा मैं आप लोगों से एक जेन्युइन सा पॉइंट पूछता हूँ, सर व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंज्यूमर. तो आप लोग बोलोगे सर कंज्यूमर मतलब बेसिकली अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स, हु अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स. ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ पे कंसीडर होती है कंज्यूमर में कि सर कौन है कंज्यूमर. सर वो पर्टिकुलर पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है. बट व्हाट अबाउट अब एनी पर्सन हु बायज अ गुड. अक्सर बच्चों के माइंड में सवाल आता है कि वो कौन होगा जो बाय करेगा गुड्स को, जो खरीदेगा. तो बड़ा हेयर्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर. देयर आर टू मेनली टर्म्स इन आवर बिजनेस और मीन्स टू से इन आवर इकोनॉमी. द फर्स्ट टर्म इज बेटा कस्टमर and the second term is what consumer. So just understand that one thing. A customer basically a person who purchase a goods means आपके फादर आपके लिए कोई भी सामान लेकर के आए तो दैट पर्टिकुलर गुड्स उनके लिए वो जो गुड्स उन्होंने लिया तो वो कस्टमर बोले जाएंगे. अब वो गुड्स आपने कंज्यूम करा है एट द एंड तो आप कंज्यूमर बोले जाओगे. फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है, आपकी फैमिली से कोई पर्टिकुलर पर्सन मेडिसिन को खरीद के लाता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कंसिडर करा जाएगा एट व्हाट पर्पज. दैट पर्टिकुलर पर्सन कंसिडर करा जाएगा एज व्हाट, एज अ कस्टमर. एंड आफ्टर दैट जो पेशेंट है जो वो मशीन जो मेडिसिन को खा रहा है वो हमारा बोला जाएगा हु कंज्यूमर. ठीक, so now come to topic. A consumer is said to be a king in a free market. बेटा कस्टमर कौन है, भगवान है इस फ्री मार्केट में. और यहाँ पर अर्लियर अप्रोच पहले क्या रहती थी, लेट द बायर बी अवेयर. पहले बायर जो होता है वो बहुत ही बी अवेयर रहता है. बट अब क्या हो गया है सर, कैवेट वेंडिटर यानी कि सर लेट द सेलर बी अवेयर. अब बायर नहीं, अब सेलर को भी अवेयर रहना पड़ता है. बेटा आज के टाइम पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्हांस कर चुका है, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग इन्हांस कर चुका है, इतनी ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज हो गई है कि हम आज के इस टाइम पे अपने कस्टमर को जरा सा भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं. तो सर उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर एक हेड पढ़ने को मिलता है जो कि बोला जाता है क्या सर, लेट दी सेलर बी अवेयर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पैरा. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज व्हाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1986. सर अभी तो आप बोल रहे थे 2019 बट यहाँ तो 1986 आया. बेटा हमारी कंट्री में सबसे पहला बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1986 में ही आया था. आफ्टर दैट जो अभी लेटेस्ट जो मैं 2019 की बात कर रहा हूँ वो 2019 में पास हुआ था न्यूली अमेंडेड, जो कि वर्क इन फोर्स हुआ था 20 जुलाई 2020 से बाय रिप्लेसिंग द प्रीवियस एक्ट, जिसने प्रीवियस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था. सर ऐसा चेंजेस हुए क्यों, मतलब कि सर जो हमारा क्या बोलते हैं 1986 में चल रहा था क्या उसमें कुछ खराबी थी जो 19 में नया है. बेटा खराबी नहीं थी बट येस हियर आर सम चेंजेस. सर मसला क्या था कि उस 1986 में जब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था बेटा उसमें ई मार्केट ई कॉमर्स जैसी चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं था. और 2019 आते आते आप सब जानते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे तमाम अदर वेरसेस कंपनीज और इन्हांस होने लग गई, जिनकी वजह से सर आज हमारी कंपनी को, हमारी कंट्री को
कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अमेंड होने की, यानी रिक्वायरमेंट थी कि न्यू कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आना चाहिए, उसकी यहाँ पे बात कही जा रही है और करी जा रही है। सो सर टॉपिक में आता है सर सबसे पहला पॉइंट क्या सर, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। व्हाट मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब बेसिकली मीनिंग ऑफ कंज्यूमर तो लिखा गया कंज्यूमर अ पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कोई आदमी सामान खरीदे और बदले में पैसे दे और प्रॉमिस करे कि भैया हम बाद में पे करेंगे। अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स एंड अदर देन द पर्सन हु बाय द गुड्स सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्शियली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मैं एक बार यहाँ तक बता देता हूँ कि सर कंज्यूमर कौन है? वो पर्टिकुलर पर्सन जो कोई भी सामान खरीद रहा है और बदले में पैसे दे रहा है, पूरे पैसे दे रहा है, मे भी आधे पैसे दे रहा है, मे भी बोल रहा है कि हम फ्यूचर में देंगे, या बोल रहा है मे भी नोट कर लो हम बाद में देंगे, तो वो हमारा कंज्यूमर बोला जाएगा। और नीचे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, हायर और अवेल्स अ पर्टिकुलर पर्सन जो हायर करता अवेल करता है सर्विसेज के लिए, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पेड पार्शली पेड एंड पार्शली प्रॉमिस्ड or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised। यानी कि हर डिफरेंट पर्सन को कंसिडर करना, समझना, उसको जानना, उसको यूटिलाइज करना। यानी कि क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब किसी भी गुड्स को खरीद रहा है या कोई सर्विस को ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग आज मेरे से पढ़ रहे हो, मान लो आप में से कुछ लोग मुझे टच में लेके या मुझे कांटेक्ट करके मेरे से ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑफलाइन पर्सनल ट्यूशन्स लेते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं इंडिविजुअली, तो बेटा आप क्या होगे, आप मेरे लिए कंज्यूमर ही बोले जाओ, क्योंकि मैं एट द एंड आपको अपनी सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे बात बोली गई है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किसी भी कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे जब होती है तो हम बात करने आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंटरेस्ट क्या है, राइट क्या है, इस बारे में बात हो रही है कि सर इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम द अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस मतलब किसी भी अदर तरीके के जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट्स होते रहते हैं मार्केट में, किसी तरीके के जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचने के लिए हमारा, या अनएथिकल प्रैक्टिसेस यानी कि अमान्य चीज़ें जो इलीगल है हमारी कंट्री में, वो चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। और लिखा भी हुआ है द मोस्ट कॉमन बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस लीडिंग द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। और जो बिजनेस की मैल प्रैक्टिसेस यानी जो बिजनेस के इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करती हैं। जैसे कि क्या, सेल्स ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड? अडल्ट्रेटेड मतलब बेटा मिलावट। व्हाट मिलावट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर सेल्स ऑफ सुपीरियस गुड्स, यानी कि सर हम किसी गुड्स के बदले में कोई दूसरा गुड्स जबरदस्ती किसी जब बेचें तो सुपीरियस गुड्स बोला जाता है। सेल्स ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, हमें पता है कि एक नॉर्मल मान लो 2 मसाले की ब्रांड है सर, वन इज MDH मसाला एंड द सेकंड इज मान लो RI मसाला। अब आप बताओ बेटा, MDH मसाले का एक अपना स्टैंडर्ड, एक अपना डेकोरम, एक अपनी डिग्निटी है, और RI कोई मसाले ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं है। तो जब कोई कस्टमर को ऐसे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि RI मसाला या ऐसे पुअर क्वालिटी के गुड्स बेचता है, या डुप्लीकेट गुड्स बेचता है, या सर फॉल्स वेट, नकली वेट लगा करके चीटिंग करके आपको कम माल लेता है, पैसे पूरे में लेता है, या कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग करता है जिससे कि सर हमारी मार्केट में जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं बढ़े या कहीं ना कहीं कम हो सकता है। चार्जिंग मोर देन द MRP, और बेटा MRP से ज़्यादा पैसे लेने वाला भी इसके अंदर बात बोली जा रही है, जो कि प्रोटेक्शन हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से होता है। सर साथ ही साथ आता है सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, किसी को दिखाना कि हम अच्छी चीज़ बेच रहे हैं बट उसको सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स की कर देना। फॉर एग्जांपल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इसमें आप मान फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने मान लो कोई भी गुड्स खरीदे थ्रू अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, और उस गुड्स को जब आपने खरीदा था तब आपको गुड्स कुछ अलग तरीके से दिख रहा था, बट जब वो गुड्स आपको रिसीव हुआ तो उस गुड्स का जो शेप, साइज या कलर वॉट एवर जो था, या वो डैमेज था या डिफेक्टिव था या किसी तरीके कोई भी उसमें फॉल्ट्स थे जिसके वजह से आप वो गुड्स को कंसीडर नहीं कर सकते थे। या बड़ा आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे कि एक आता है विमल का एड, दाने दाने पे है केसर का दम, या रेड बुल गिव्स अस अ विंग। ऐसे जब आप एडवर्टाइजिंग के पीछे पड़ जाओ और उसी एडवर्टाइजिंग को फॉलो करके आप काम करने लग जाओ, थोड़ा ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बोलता है। एंड नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विसेज, यानी कि जब आप पुअर सर्विस किसी को दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने मान लो आपको इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू करी, और ऑनलाइन क्लासेस देते ही आपने मुझे क्या किया, डायरेक्टली सर आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपको सर्विस देना शुरू कर दिया। बट कुछ दिन बाद इन एनी केस मान लो कोई ऐसा बंदा जो आज जिसको आपने पैसे दे दिए हैं और स्टिल वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे चीटिंग कर रहा है और आपको कुछ टाइम
टाइम पे नहीं पहुंचा रहा, आपको अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं दे रहा है, तो इसे बेटा सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विस के अंदर कंसीडर होता है। और देखो लिखा भी हुआ है, व्हाट ई कॉमर्स विल नोन बी गवर्न्ड बाय ऑल द लॉज दैट सप्लाई डायरेक्ट सेलिंग एंड ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स दैट विल हैव टू डिस्क्लोज द सेलर्स डिटेल्स सच एज देयर एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल। इसलिए जब भी आप अमेजोन से कोई सामान लेते हो या खरीदते हो या बेचते हो, तो आपके पास उस पर्टिकुलर गुड्स के प्रोड्यूसर का नाम, सेलर का नाम, हर एक डिटेल होती है उस पर्टिकुलर सेलर की, जिसके थ्रू वो गुड्स हमको मिल करके आ रहा होता है। अब कुछ एक्सप्लॉयटेशन की हम बात करते हैं जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया। सर तो पहला लिखा हुआ है, कोका कोला जब फाउंड गिल्टी ऑफ सप्लाइंग ऑफ ड्रिंक अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसपे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आफ्टर दैट लिखा हुआ है कि अ पेनल्टी ऑफ 50 रुपीज वॉज चार्ज बाय SBI आफ्टर इशूइंग द चेकबुक to the customer showing that the balance available in the account was less than minimum required balance of the issued of checkbook। यानी कि सर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कस्टमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कस्टमर के साथ कुछ गलत व्यवहार हो सकता है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एप्लीकेबल करा गया है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेटा जब आया तो अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंस भी लेके आया, कुछ सिग्निफिकेंस लेकर के आया। तो वो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, आइए हम इसमें जानते हैं। यस, तो हम बता रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बेटा एक बात समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब हमारे यहाँ आया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मेन एजेंडा था, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन मकसद था, वो ये था कि कस्टमर्स को एजुकेट करना, कस्टमर्स को चीज़ों के बारे में बताना, कस्टमर्स को उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अकाउंटेबिलिटीज़, उनके सारे ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व कराया जा सकता है, उसके बारे में सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया। तो सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब आया तो वो काफ़ी डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, जिसमें सबसे पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था सर, कंज्यूमर इग्नोरेंस। बेटा जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको एग्जांपल के थ्रू, कि जब आप जैसे सामान लेने कहीं जाते हो तो बहुत से लोग कैसे होते हैं कि आपको तुरंत बुलाते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, आइए सर कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको आप 10 बार बोल रहे होते हो कि भैया ये चीज़ आप दे दो, वो चीज़ आप दे दो, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर पर्सन वो आपको इग्नोर कर रहा होता है, इज नोन एज कंज्यूमर इग्नोरेंस। एंड देन सेकंड पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। बेटा हमारी कंट्री में आज भी बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो प्रॉपर तरीके से कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब सर क्या है, सर कंज्यूमर को प्रॉपर एक फॉर्मेट चाहिए जिसके थ्रू सर वो सारा काम कर सके। वुड लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट थ्रू इन इंडिया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन सेट अप, एडिक्वेट प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द कंज्यूमर टिल दीज ऑर्गेनाइजेशन बिकम पावरफुल इनफ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट। यानी कि सर अगर हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर प्रायोरिटी देंगे, अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली हैंडलिंग करेंगे, अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट से उनको गुड्स एंड ऑल सब बेचेंगे, तो सर उससे हमारा क्या होगा सर, कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूम्ड होकर प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में हमारे साथ टच में अवेलेबल रहेंगे। फिर आता है सर वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। बेटा आज भी हमारी कंट्री में बहुत जगह पे कस्टमर्स के साथ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे कि उनको गलत माल बेचना, ख़राब माल देना, अनफेटेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव हो गया, अनसेफ प्रोडक्ट्स हो गए, मिलावट वाले सामान देना, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग्स करना एंड होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग्स को इन्हांस करना, जिससे कि सर हमारी कंट्री के अंदर लोग गुड्स को इजीली ना खरीद पाए। अब सर ये तो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू थे बेटा, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, थोड़ा लॉन्ग टर्म बेटा एक बात समझो, जहाँ पे आप देखोगे, जिस दुकान जिस शॉप में आप देखोगे कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म पे है, बहुत ही बेनिफिशियल है, तो सर उस केस में आप क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर पाओगे अपनी सारी रिक्वायरमेंट को, अपनी 10 चीज़ों को, और उससे सर अपने कस्टमर को आप जोड़ करके रखोगे। सर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करो, लाइक आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लाइक आप सर अदर रिसोर्सेज मैनेज करके आप दे रहे हो, जिससे कि सर गुड्स अच्छे से रन हो सकें, सामान अच्छे से बेचा जा सके। ये सब सर जब चीज़ें होती तो सर हमारा बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज इसके अंदर कंसीडर करा जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, विच बिलोंग्स टू दी सोसाइटी एंड दस हैव आ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई सच प्रोडक्ट एंड रेंडर सच सर्विसेज विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सर आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेबल को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है, एक वाइड टॉपिक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समझो जैसे कि मान लो आपका बिजनेस अच्छा था, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर समरसेबल या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट लगा दिया, या मान लो आप लोगों को
फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खाना प्रोवाइड कर रहे हो, या आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हो, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मॉरल जस्टिफिकेशन यानी कि सर आप एज अ कस्टमर या एज अ शॉपकीपर और एज अ बिजनेसमैन अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, विल है, जो उसके रीजंस हैं, उनको आप कंसिडर कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, उनके एक्सप्लॉयटेशंस का ध्यान दे रहे हो, ताकि हमारे कस्टमर को किसी तरीके का कोई लॉस ना हो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और बेटा कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो आप ईमानदारी से सामान को बेचते हो और ईमानदारी से सामान को लेते हो। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अंदर कंसिडर करी जाती हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी तरह कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ टू मेंशन दैट एट ओवर द कमेंट बॉक्स। आप जो भी अपने कमेंट बॉक्स में डाउट्स डालेंगे हम उनको भी कंसिडर करेंगे। और यहाँ तक कि आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, कि आप मुझे अपने डाउट्स को डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेंड करने के दो पर्पज़ है बेटा। पहला पर्पज़ ये है कि हम इसके थ्रू गोल ओरिएंटेड पढ़ा सकते हैं, आपके जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं उनको टेक ओवर कर सकते हैं बिना किसी अदर कॉस्ट एंड ऑल के। और इसके साथ ही साथ सर आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर। बेटा राइट का जो मेन मतलब है, राइट की जो मेन मीनिंग है, वो बात हो रही है कि सर एक कस्टमर के क्या अधिकार होते हैं, क्या ताकतें होती, क्या पावर्स होती, क्या तुम्हारे कुल मिला के राइट्स होते हैं। तो बेटा हम लोगों को, एक कस्टमर को बेसिकली कितने राइट्स दिए गए हैं सर? 6 राइट दिए हैं। कितने राइट दिए हैं बेटा? 6 राइट। सर पहला होता है राइट टू सेफ्टी, दूसरा होता है राइट टू बी इन्फॉर्म, फिर होता है राइट टू चूज, फिर होता है राइट टू बी हियर्ड, फिर होता है राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड लास्ट होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट टू सेफ्टी। बेटा राइट टू सेफ्टी का मीन्स ये है कि जब आपको साफ साफ कोई मैन्युफैक्चरर, कोई शॉपकीपर क्लियर बता दे कि सर इस पर्टिकुलर गुड से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम से या इस तरीके से इश्यूज़ हैं और आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके एग्जांपल के तौर पर हम बोलना चाहेंगे तो गैस सिलेंडर। क्या बोलना चाहेंगे? गैस सिलेंडर। यानी कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स आते हैं हमारे घर में, उन गैस सिलेंडर्स को जो हम लेते हैं, तो याद करिए हमारे घर में सिलेंडर लगाने वाला आता है या देने वाला है, तो वो बड़े ही सेफ्टी को ध्यान रखता है और उस सिलेंडर के ऊपर वो सारे सेफ्टी मेजर्स भी गिवन होते हैं, जिसके थ्रू सर आप सेफ्टी तरीके से अपने गुड्स एंड ऑल को इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, नाउ आता है राइट टू बी इन्फॉर्म। बेटा राइट टू बी इन्फॉर्म जो मीनिंग है वो यहाँ पे बात करता है कि आप जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से कोई गुड्स लोगे तो आपको उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स जो हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। और अनफेक्टेड प्रैक्टिसेस जो हैं आपकी, वो आपको कंट्रोल करके चलनी पड़ेंगी। मीन्स सर व्हाट थिंग? सर मीन्स दैट थिंग कि सर जब भी आप कोई गुड्स लेने जा रहे हो तो आप उसके बारे में पूछो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि आपको ये पेन ही क्यों लेना है, तो आप ये पेन जब लेने आओ तो आप इसके बारे में पूछो, भैया कितने रुपए का है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, सर क्या इसको कोई डिफॉल्ट होगा या इसमें कुछ दिक्कत आई तो क्या हम इसको वापस कर सकते हैं, क्या हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इस सब चीज़ें राइट टू बी इन्फॉर्म के अंदर कंसिडर होती हैं। देन आता है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ सर क्या बोलता है कि सर आप कभी भी चीप क्वालिटी के चक्कर पर मत भागिए, आप हमेशा एक परफेक्ट चीज़ के ऊपर भागिए। परफेक्ट यानी कि हम ये नहीं बोलने आ रहे कि आप महंगी चीज़ें खरीदो, बट एक्सक्यूज मी, बट जब भी आप परफेक्ट चीज़ की तरफ जाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कि वो लॉन्ग वर्थ चीज़ होगी और लंबे समय तक चलेगी। जैसे कि मैं इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ, तो बेटा आजकल आप लोग एक फॉग का ऐड देख रहे होगे। वो जाता है, बोलता है भैया एक डिओ दे देना, तो बोलता है सर ये लीजिए नया आया है, इस पर एक के साथ एक फ्री है। तो बोलता है नहीं मुझे फॉग ही लेना है। तो बोलता है क्यों सर, ये क्यों नहीं? तो बताता है जो फॉग है वो क्या है, लॉन्ग लॉन्ग लाइट है और वो अच्छा ड्यूरेबल है, अच्छी परफ्यूम देता है और सब उसके बेनिफिट बताता है। तो राइट टू चूज़ में बदले में जो शॉपकीपर होता है वो क्या बोलता है कि सर आपकी बात सबसे अलग है, आप पैसे नहीं देखते हो, आप चीज़ देखते हो। तो यानी राइट टू चूज़ का मतलब ये नहीं कि आप महंगी ही चीज़ लो, बट आप जो भी चीज़ लो तो उसको कंपेयर करके लो कि क्या ये मेरे लेने लायक है, क्या ये मेरे लेने लायक नहीं है। फिर आता है बेटा राइट टू बी हियर्ड। क्या आता है? राइट टू बी हियर्ड। और राइट टू बी हियर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि सर जब भी हमको कोई कस्टमर, कोई आदमी या कोई मैन्युफैक्चरर कोई बात बताए तो बेटा हमको उसको प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको इस तरीके से कवर कंसिडर करना चाहिए जिससे कि सर हमारे कस्टमर का सोशल वेलफेयर भी हो सके।
यस सर। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है सर? राइट टू सीक रिड्रेसल। सर सीक रिड्रेसल क्या बोलता है कि सर जब भी हमारे साथ किसी तरीके कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, किसी तरीके का कोई लॉस हो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, या किसी तरह कोई हमको गलत सामान मिला हो, या किसी ने हमारे साथ कोई चीटिंग करी हो कि पैसे ले लिए सामान नहीं दिया, तो सर हम उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं विद जेन्युइन ग्रीवेंस पोर्टल थ्रू अवर लीगल प्रोसीडरल सिस्टम। एंड द लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हमको अपने कस्टमर को हमेशा सिखाना है। जैसे कि एक ऐड आता था, आप भी जानते होंगे, जागो ग्राहक जागो। आज भी चलता है जागो ग्राहक जागो, बट वही बात है कि अब बेटा इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज बढ़ गई कि आदमी कस्टमर हमारा ऑलरेडी एजुकेटेड ही है आज के टाइम पे। आज टाइम पे हमारे कस्टमर को किसी भी अदर तरीके कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई इशू डराइव नहीं हो रहा है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यही कहता है कि सर हमको अपने कस्टमर को पढ़ा लिखा रखना है, उसको एकदम नॉलेजेबल बनाना है, ताकि सर जब भी उसको कोई गुड्स बेचने आए या कोई गुड्स वो ले, तो उसको खुद से सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए। देन आता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। अब बेटा देखो, कुछ अधिकार, कुछ चीज़ें जो आपको करने ही मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप इनको नहीं करोगे तो उससे आपका लॉस है। जैसे कि सर कस्टमर को हमेशा अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सर क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरीके से हमको कोई सामान खरीदना है, बेचना है, या उसको रीयूटिलाइज करना है। सर दूसरा आता है कॉशियस कंज्यूमर, यानी कि हमको जागरूक ग्राहक बनना है, हमको बेवकूफ़ ग्राहक नहीं बनना है। हमको कोई भी आदमी कोई चीज़ सस्ती में पकड़ा रहा है, तुम इसलिए ना ले ली कि वो सस्ती है ले लो। आपको उसको देखना है कि क्या भाई, हमको ना किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हमको ये ध्यान रखना है कि क्या ये हमारे लिए जेन्युइन है, क्या इसके बिना हमारा काम हो जाएगा, क्या इसको यूज़ करके हमारा काम मैनेज हो पाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। देन आप फाइलिंग कर सकते हो कंप्लेन एंड ऑल को जहाँ भी आपको सही लगे, यानी कि स्टेट पोर्टल पे, नेशनल पोर्टल पे एंड डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। एंड कस्टमर को मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। बेटा कस्टमर हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस ही होना चाहिए। मीन्स बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, शो ऑफ के चक्कर में नाइक करके बेटा एक शूज़ आता है, लेकिन वो ले लेते हैं निक्की, ठीक है, वो ले लेते हैं कुछ और, यानी कि सर इस तरीके की जो नाम ले लेते हैं, जैसे एडिडास का लोग ले लेते हैं अभिबास, क्या ले लेते हैं, अभिबास। तो सर ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बेसिकली हम कंसीडर करके समझ सकते हैं कि सर हमको हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी कॉन्शियस। एंड सर डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। यानी बेटा मान लो फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा है कि सर रेडबुल गिव्स अस अ विंग, तो सर हमको कभी उस एडवर्टाइजमेंट का सच मान करके रेडबुल पी करके कूदने नहीं लग जाना है। हमको एडवर्टाइजमेंट को सीरियसली लेना है, समझना है, जानना है, और जो उसमें हमारे लिए समझने वाली चीज़ है हमको उसको मेन कंसिडर करके चलना है। और हर बार हमको कोई भी सामान लेते समय कैश प्रोमो के लिए इंसिस्ट करना है अपने एम्प्लॉय को, और अपने दुकानदार को, और अपने हर उस कस्टमर को जो भी सर हमसे सामान लेने आएगा, या हम जिससे भी सामान लेंगे, वो हमको इसके अंदर करना पड़ेगा। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ कस्टमर सोसाइटीज़, यानी से जो कस्टमर की सोसाइटीज़ होती हैं उनको कंसिडर करना, उनको समझना, यानी कि कंज्यूमर फोरम सोसाइटीज जो होती हैं उनके लिए भी ध्यान देना कि सर कुछ ऐसा काम करो जिससे कि सर वो आपको अगले साल भी, या दोबारा भी, या फिर कभी भी जब भी उनको सामान लेने को सुटेबल लगे तो वो आपके ही पास आए, ना कि वो किसी और के पास जाए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एंड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बेटा जब भी आप कोई मार्केट में गुड्स लेके आओ तो बड़ा ध्यान रखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि ऐसा गुड्स ना हो जिसको बेच के आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़े। ठीक, यहाँ तक होप यू ऑल आर क्लियर, वेरी वेल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। तो हमको क्या पढ़ने को मिलता है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बेटा कुछ ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आज के टाइम पे देखो क्या लिखा हुआ है इन इंडिया, बहुत से ऐसे लोग जो आज गरीबी रेखा के नीचे हैं, अनपढ़ हैं, और वो गंवार हैं, वो पढ़ नहीं पाते, उनको उनका अधिकार के बारे में नहीं कुछ भी पता है। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेव करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस को कंसिडर करा गया है। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है सर, लार्ज बिजनेस हाउसेज हैव रियलाइज्ड दे कैन प्रपोजर एंड ग्रो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली बाय गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। यानी कि सर हमको लॉन्ग टर्म रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, हमको कभी भी ऐसे रेगुलेशंस नहीं बनाने होते हैं जो सर कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करके दे। ठीक है, आफ्टर दैट आता था बिजनेस एसोसिएशन। बेटा न्यू बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि FICCI। क्या आता है FICCI, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे कुछ एसोसिएशन भी बनाए जाते हैं जो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके अधिकार के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनकी यूनिफॉर्मिटी के बारे में कि सर किस तरीके से क्या काम और अच्छे से करा जा सकता है। देन आता है बेटा अवेयरनेस प्रोग्राम। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब क्या बात करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम बात करता है सर हमको ऐसे प्रोग्राम लेकर के आने चाहिए हमारे मार्केट में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी सोसाइटी में, जिसके थ्रू कस्टमर के पास एक अवेयरनेस जाए। मतलब भाई देखो, आप
कर सब रहे हो, आप प्रोग्राम सब कर रहे हो, ठीक है, बट अगर जब तक आपके उस प्रोग्राम से कोई आदमी कोई सीखेगा नहीं, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर आप मेरे इस वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं और आप इस वीडियो को समझना नहीं चाह रहे हैं, तो बेटा आप कैसे अवेयर हो पाओगे अपनी पढ़ाई के बारे में। तो भाई बेटा अवेयरनेस और प्रोग्राम की यहाँ बात हो रही, जैसे हर बार एक कस्टमर को प्रॉपर अवेयर रहना पड़ता है। ठीक, कस्टमर यानी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कुछ हमारी कंट्री में वैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जिनका मेन पर्पस यही है कि सर जो भी हमारे कस्टमर्स के डाउट्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स के फ्लॉजेज हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको इकट्ठा करना एंड देन आफ्टर दैट वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उन सब कस्टमर्स के बिहाफ पे पर्टिकुलर कंज्यूमर फोरम पे जाके कंप्लेन फाइल अप करता है। गवर्नमेंट से हमको अच्छे टर्म रखने हैं ताकि गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसे रूल्स लॉज रेगुलेशंस को मेंटेन करे जिससे कि सर हमको बिजनेस करने में स्मूथ फीलिंग हो, ताकि सर हमको ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क कंसिडर ना करनी पड़े। एंड लोक अदालत इज़ द लास्ट सिस्टम जिसके थ्रू सर हम ये कह सकते हैं कि सर हमारी कंट्री में इकोनॉमिकल सिस्टम और तमाम अदर वैसे जो फैक्टर्स हैं उनके थ्रू हम कुछ ना कुछ बेनिफिट क्रिएट और जनरेट कर सकते हैं। होप यू ऑल यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के डाउट्स को कंसिडर करके एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट करूँगा। और मैं आप लोगों को एक और बार बता दे रहा हूँ बेटा, इसमें बहुत से ऐसे टर्म आए थे जो अभी लास्ट टाइम के मेरे पढ़ाए गए नेशनल इनकम और बैंकिंग वाले चैप्टर से रिलेट करते हुए हैं। तो जिसको भी अभी तक का नहीं पता है कि मनी एंड बैंकिंग की और नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर हमारी कुछ लिंक्स गिवन है, उन लिंक्स को टैप करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच सकते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेटा अब PIL व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ PIL? तो सर हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेटा PIL अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ काइंड ऑफ अ स्कीम अंडर विच एनी पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब बेटा आप समाज के भले के लिए कोर्ट जा सकते हैं, जनहित में जारी कोई ऐसी खबर आप पब्लिश करवा सकते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में बेहतर है और जिसके लिए आपको कोर्ट भी मदद करती है, आपको रेमेडीज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप इस तरीके के कामों कर सके। कौन लोग जा सकते हैं सर? खुद कंज्यूमर जा सकता है, माइनॉरिटीज जा सकते हैं, पुअर पर्सन जा सकते हैं एंड एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह लोग भी इसके अंदर जा सकते हैं। अब सर यहाँ जाएंगे तो होगा क्या? यहाँ जाएंगे तो सर आप अपने बिहाफ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करें कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है और इस तरीके का माल बेचा जाता है एंड कृपया इस पर कोई भी लीगल एक्शन होना चाहिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद आता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। क्या आता है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड सर अ काइंड ऑफ अ फंड विच इज और वॉज specifically created for the social welfare of consumer protection and consumer welfare. Now come to legislative measures। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आ ही आया, कुछ एक्ट उसके अलावा भी पहले से थे, कुछ एक्ट अब उसके अलावा भी बन रहे हैं विच आर बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट whom? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक, जैसे कि सर क्या सर ड्रग कंट्रोल एक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट एंड मोनोपोलीज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। यानी कि सर वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे एसेंशियल सप्लाईज को फोकस ऑन करते हुए, क्रिएट ऑन करते हुए बनाई गई है, यूज़ करी गई है और उसको ही स्पेसिफिकली क्रिएट कर रहा है कौन? हमारी गवर्नमेंट। जैसे कि हम बात करते हैं कैसे, हम थोड़ा सा एक समझाने के पर्पज से आपको बताते हैं। ड्रग कंट्रोल एक्ट जो है बेटा ये स्पेसिफिक क्रिएट कराया गया मेडिसिन के लिए। बहुत से बच्चों के दिमाग में बहुत फालतू चीज़ें भी चल रही होंगी बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ड्रग कंट्रोल एक्ट मेडिसिन के लिए। बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है बेटा वो एग्रियन प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। यानी कि सर जैसे कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो बेसिकली खेती बाड़ी करके अपना जीविका चला रहे हैं उनके लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट क्रिएट किया गया है। सर सेम इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि दैट काइंड ऑफ एक्ट जो कहीं ना कहीं आपको मिलावट वाले सामान को बेचने, रोकने, बनाने और उनकी यूटिलाइज करने से रोकने वाला एक्ट। ठीक, एसेंशियल क्वांटिटीज एक्ट की बात हम करें तो वो एक्ट जिसके अंदर सारी हमारे फूड से रिलेटेबल, सारी हमारे कस्टमर से रिलेटेबल कुछ डेफिनेशंस गिवन है जो कि हमारी एसेंशियल क्वांटिटीज बोली जाती हैं।
ठीक सर, उसके आगे के जो एक्ट्स हैं उनको क्या करें, जस्ट गो थ्रू एंड रीड इट ऑल। इसके अलावा एज सच एज पेपर में अगर हम बात करें इसका वेटेज, तो एज सच एज उतना अवेलेबल नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कितना एक्सप्लेन कर सकते हो, कितना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट, जिसके थ्रू सर आप प्रॉपर लीगल तरीके से सारे वेट्स एंड मेजर्स को यूज़ करते हो। मोनोपोलीज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि आप प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, मोनोपोलीज का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हो। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, यानी कि जो भी हमारे एसेंशियल सप्लाईज है उनको कवर करना, उनको मैनेज करना, उनको देखने का काम हमारे किसका होता है सर, हमारे कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही होता है। देन आता है लास्ट में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, यानी कि सर इस एक्ट का काम क्या है सर, इस एक्ट का काम ये है कि सर हमको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मैनेज करते हुए, मेंटेन करते हुए कामों को करना है, रन करना है और मेंटेन रखते हुए चलते रहना है। नाउ आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सर अभी तक सर आप क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। अब हम पर्टिकुलर इस एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको मैंने जैसे कि बताया कि सर सबसे पहले ये एक्ट कब आया था सर, सबसे पहले ये आया था 1986 में, जो कि एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 1987 में। फिर सर 19 में इसको न्यू चेंजेस हुए, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली एंड आफ्टर दैट ये 9 अगस्त 2019 को जमा हुआ और वर्क इन फोर्स हुआ 20 जुलाई 2020 से। कब से, 2020 से। इसका मेन एम क्या था सर, सेव करना किसके, कस्टमर के अधिकारों को, कस्टमर के जो मूल चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ रखना और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना जो कहीं ना कहीं इस तरीके से इलीगल कामों को कर रहे हैं। ठीक सर, तो सबसे पहला इसका फीचर क्या आता है सर, की फीचर क्या आता है सर, की फीचर। सर पहला की फीचर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डबल CPA। बेटा डबल CPA का मेन काम क्या है सर, इसका मेन काम है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, एडवर्टाइजिंग को रोकना और सर कहीं ना कहीं सर वो चीज़ें भी प्रोवाइड कराना जो सर एक बेसिक पर्टिकुलर कस्टमर को अवेलेबल होनी ही चाहिए। अगर आप एक किसी कस्टमर को बेसिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो सर, तो बिलीव मी वो पर्टिकुलर पर्सन आपसे हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा और वो कभी भी आपकी शॉप पे आना पसंद नहीं करेगा। सर अब आता है राइट टू कंज्यूमर। थोड़ा देखो इसमें लिखा हुआ है क्या, टू हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सॉइल, प्योरिटी, potency, price and standards of goods and services. Third one, what thing, to be protected from the hazardous goods and services, यानी कि जो हमारे hazardous goods and services हैं उनसे हमेशा हमको प्रोटेक्ट करके रहना है, बच करके रहना है। एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द hazardous goods and services आता है टू अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, हमको कभी भी चीटिंग का माल यानी नकली माल या हमको पैसे बचाने के चक्कर में हमको कोई भी अपना गुड्स ना खरीदना है ना बेचना है। उससे अगर हम खरीदेंगे तो हमारे पास तो बिना बिल का सामान मिला। अब मान बेटा उस पर्टिकुलर गुड्स को खा पी के हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को किसी तरह कोई लॉस होता है तो क्या सर हम आप पे केस कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप पे किस पे सर, आप ही पे ही बात हो रही। हाँ आप ही जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सर अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर दुकान खोल के बैठेंगे, समझे। तो अभी भी टाइम बचा है और उसको यूटिलाइज करो और इको और BST के वीडियोस एज इट इज आपके पास अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक, देन आता क्या है सर, राइट टू कस्टमर में सर टू हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेटा हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी होते हैं जिनके वजह से हमारे पास वैसे ऑप्शंस होते हैं, हमारा मन हो तो लें, हमारा मन ना हो तो हम नहीं भी ले सकते हैं। अब सर आता है प्रोहिबिशन एंड पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। बड़ा इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई भी आदमी कुछ ऐसा फ्रॉड करता है, मिसलीडिंग करता है, तो उसको 2 साल की जेल होगी और अगर किसी तरीके का कोई एक तरीके से रिपीटेड ऑफेंस है, नहीं है बरकरार आता है, बस जेल हो गई फिर से रिपीट कर दिया तो सर आपको 50 लाख का फाइन और 5 ईयर्स की अप टू जेल बोली जाती है। ठीक, क्या बोली जाती है? 5 ईयर्स की जेल होती है। अब सर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि सर कब किन किन परिस्थितियों में हम रिड्रेसल कमीशन को बुला सकते हैं, रिड्रेसल कमीशन के साथ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब लिसन, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से सर, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से। सर CDRC इसका काम क्या है सर, ये चेक करना है कहीं लोग ओवर प्राइसिंग में तो सामान नहीं बेच रहे हैं, गलत वजन लगा के तो नहीं बेच रहे हैं, डिफेक्टिव गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं, हजार्डस गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं। ई कॉमर्स में क्या कवर था सर, ई कॉमर्स से हम बात करते हैं तो सर देखिए जब ये नया एक्ट आया था ई कॉमर्स से तो इसमें सबसे पहले तो कंज्यूमर की डेफिनेशन डाली गई जिसको और वाइडन करा गया, जिसमें बोला गया कि सर कंज्यूमर वो पर्सन भी है जो कोई भी सामान खरीदता है, चाहे वो ऑफलाइन खरीदे, चाहे वो ऑनलाइन खरीदे, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से खरीदे, टेली शॉपिंग से खरीदे एंड डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग से भी खरीद सकता है। तो उस पर ई कॉमर्स की डेफिनेशन आई। एनहांसमेंट ऑफ पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, यानी कि सर आप जब भी
पिक्यूनरी लिमिट्स की हम बात करते हैं तो वो ये कि सर हमारा जो भी एक्ट आएगा उस एक्ट में सर ये बोल रहा है कि वहाँ कोई भी जो गुड्स है वो 10 लाख रुपीज़ तक का होना चाहिए। कहाँ पे? हमारी डिस्ट्रिक्ट में। बट एक सेकेंड बेटा, मैं आपको इसमें एक सबसे लेटेस्ट अमेंडेड चीज़ बता रहा हूँ जो अभी न्यू सिलेबस में ऐड हुई है। थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब बात आती है हमारे किसकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सो हम यहाँ से बता रहे थे आपको किसकी एक होती है बेटा हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। एक कौन होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होती है सर एक हमारी हायर कोर्ट, एंड द लास्ट होती है हमारी बेटा सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब हम बात करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, सर हम सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ से ऊपर तक की चीज़ पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट में हम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की चीज़ के लिए जा सकते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम 1 करोड़ के अंदर की जो भी अमाउंट के गुड्स होंगे उनके अंदर हम इसके कंसीडर हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया बेटा क्योंकि हमारे हर डिफरेंट बोर्ड्स में ये न्यू चेंजेस आए हैं और आपको ये न्यू चेंजेस पता होने चाहिए। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए हमारे गुड्स की क्वांटिटी 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। हालांकि वैसे बेटा कोई भी प्रोसेस जब होता है किसी भी कोर्ट से रिलेटेड तो पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेन कंज्यूमर में ही जाना होता है। बट अगर हम बात करते हैं इसकी किस सेंस में, अगर हम इसकी बात करते हैं डायरेक्ट जाने की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए डायरेक्ट आपको 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, 1 करोड़ तक होना चाहिए। 1 करोड़ से 10 करोड़ हमारा हाई कोर्ट यानी कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए, और 10 करोड़ से ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। देन आता है बेटा ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अब बेटा क्या होता है, कुछ चीज़ों पे ई फाइलिंग होती है। ई फाइलिंग मतलब क्या है? इट्स अ न्यू वे टू बेसिकली फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी हुम बायर सेलर। बायर, सर बायर तो हम ही हो गए, हमारे खिलाफ कैसे कंप्लेंट हो रही है? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई एक सेकेंड बता रहे हैं हम। सेलर तो हो गया जो बेचने वाला है, बायर के खिलाफ भी कैसे हो सकती है बेटा? कभी कभी तो क्या होता है बेटा, बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं इस पे एक आपको एक केस लॉ याद आ रहा है दिमाग से, हम आपको बताते हैं कि बहुत से ऐसे बायर्स भी होते हैं जो इस बारे पे झूठी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं कि हमको ताकि कंपनसेशन मिल सके, हमको एक तरीके का फेम मिल सके। तो उनके लिए भी मैंने बोला कि सर हम फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं कुछ बायर्स के ऊपर भी, जो मेरे पर्टिकुलर इमेज को, मेरे पर्टिकुलर बिजनेस को, जो मेरे पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को खराब कर रहे हैं। तो टॉपिक में हम बता रहे थे सर इसका एक केस लॉ स्पेसिफिक। तो बेटा होता क्या है कि एक आपको बेसिकली कुछ चीज़ तो आपको पता ही होंगी कि बेटा सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, सो डोंट स्मोक, एंड मैं इसको स्प्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपने कभी ध्यान से देखा हो जो सिगरेट का बॉक्स होता है उसमें यहाँ लिख के आता है कि टोबैको कॉजेज सीरियस इंजरी। तो ये बेटा अभी कैसे आने लगा? पहले नहीं आता था। पहले सर ये नहीं आता था। हुआ क्या, ये बात है कि एक आदमी था जो कि सर दिन भर सिगरेट पीता था। दिन भर क्या करता था बेटा? दिन भर सिगरेट पीता था। एक दिन क्या हुआ बेटा, सिगरेट पीने की वजह से उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो जो उसकी वाइफ थी उसने क्या किया, उस कंपनी की, जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी, उसकी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, ये बोलते हुए कि भैया इसकी कंपनी की सिगरेट मेरा पति पीता था इसलिए वो मर गया। अब क्योंकि क्योंकि तब ऐसा सच कोई वार्निंग लेटर नहीं आता था उस पर बन करके, तो बेटा कोर्ट को कंपनसेशन दिलवाना पड़ा उसकी वाइफ को। लेकिन कोर्ट ने उसके बाद से ये चीज़ मेंशन कर दी कि सर अगर आपको इस तरीके कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं जिससे इंजूरियस टू हेल्थ हैं, तो उसमें आप साफ साफ इस बात का प्रमोशन दीजिए कि सर इस गुड्स को कंज्यूम करने से आपकी डेथ हो सकती है। एंड आफ्टर दैट भी कोई कंज्यूम करता है तो बेटा वो उसकी डेथ वो उसका रिस्क में होती है, उसके हाथ में होती है। तो अब यहाँ पे बात आती है ई फाइलिंग पे कैसे। तो ई फाइलिंग मतलब बेटा इट्स अ लीगल प्रोसेस, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक वे जिसके थ्रू आप किसी की कंप्लेंट फाइलिंग कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स पे। तो देखो लिखा भी हुआ है क्या यहाँ पे, द न्यू एक्ट ऑल्सो कंटेन्स अ इनेबलिंग प्रोविजन फॉर कंज्यूमर टू फाइल अ कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड फॉर हियरिंग और एग्जामिन द पार्टीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस इज एम्ड टू प्रोवाइडेड द प्रोसीडरल ईज एंड रिड्यूस इनकन्वीनियंस एंड हरासमेंट फॉर द कंज्यूमर, जिसके थ्रू सर हम कंज्यूमर्स को के साथ किसी तरीके की कोई गलती, किसी तरीके कोई डाउट, किसी तरीके कोई प्रॉब्लम्स कंसीडर नहीं करी जाएंगी। अब आता है क्या है सर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बेटा हमारी कंट्री के अंदर दो तरीके के मेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ बनाए गए हैं। एक बेटा होता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी
और दूसरा होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सर दोनों का ही काम क्या है? दोनों का ही काम है इस देश के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एक्सपैंड करना, ठीक है, जिससे कि सर बिजनेस और अच्छे से हो सके, बिजनेस और बेहतर तरीके से हो सके, लोगों को जेन्युइन चीज़ें मिले, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, उनके साथ कोई बेईमानी ना हो, उनको गलत रेट में ना कोई सामान दे, उनको गलत सामान ना कोई दे, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स ना बेची जाएं, और जानलेवा जो हजार्डियस है वो ना हो। और इससे जो सीसीपीए होता है ये, और एससीपीए जो होता है, इसको हम बात करें तो बेटा देखो क्या होता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू लीड करा जाता है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लीड करा जाता है। अब आता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पेनल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि सर क्या होगा जब हमारी प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होगी। सर अगर इस तरीके की बात होती है तो इसमें ये बोलता है कि सर जो हमारा टर्म है, अब प्रोडक्ट सेलर जो गुड्स बेच रहा है वो आदमी इस बारे के लिए पूरा जिम्मेदार होगा कि सर अगर उसके थ्रू बेचे गए किसी भी प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई फॉल्ट या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो एट द एंड वो उस गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, और कस्टमर की जो भी रिफंडेड पॉलिसीज होंगी या जो भी उसने रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के साथ उसके साथ टाई अप किया होगा वो उसको देना ही पड़ेगा। सो द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पिनल कॉन्सिक्वेंस यही है कि या तो सर रिप्लेसमेंट होगा, या तो सर रिफंड होगा, या फिर सर रिटर्न होगा। सिंपल सा ये 3R टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पिनल कॉन्सिक्वेंसेस काम करते हैं। देन आता है बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब हम बता दें क्या होता है, तो ये होता है बेटा कुल मिला के मिलावट करना। किस में मिलावट करना? गुड्स में किसी भी चीज़ के न्यू चेंजेस लाना, यानी कि सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। साथ ही साथ सर हाई प्राइसेस पे देना, सर रॉन्ग प्रोडक्ट देना, सर एक्सपायरी प्रोडक्ट देना, ये सब सर हमारी कौन सी होती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि सर वो सारी चीज़ें जिनसे कि सर कस्टमर को हम वो चीज़ें दें जिससे सिर्फ हमारा बेनिफिट हो ना कि वो चीज़ें जिससे किसी कस्टमर को बेनिफिट हो। प्रोविजंस फॉर एडीआर, यानी कि सर हम क्या ले सकते हैं, बीच का रास्ता हमारे लिए क्या होता है सर जिसमें हमारे को कोर्ट और कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो बेटा उसके लिए एडीआर सिस्टम बनाया जाता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि सर काफ़ी सिंपल होता है, क्विकर होता है, जिसके थ्रू आप तुरंत अपना डिसीजन ले सकते हैं, कर सकते हैं, अपना जो प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने आने का, और इसके थ्रू आप आसानी से अपना केस फाइलिंग करके जीत भी सकते हैं। अच्छा अब सर ये तो सब हो गया, अब केस फाइल कौन करेगा? सर केस मैनेज कौन करे? तो ना केस कौन कर सकता है? कोई कंज्यूमर कर सकता है। सर कंज्यूमर के साथ साथ उसका कोई भी लीगल हायर कर सकता है, इनकेस अगर किसी कस्टमर की डेथ हो गई है तो। सर साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल और स्टेट। सर साथ ही साथ ग्रुप ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर्स भी कर सकते हैं। सर साथ ही साथ अगर कंज्यूमर जो है वो माइनर है तो सर उसके फैमिली या उसके जो हमारे पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस हैं वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं रुक करके आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपोलाइज करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस आई एम नॉट एबल टू स्पीक कॉन्टीन्यूसली, दैट्स वाई मुझे इस तरीके से खांसी ना उड़ा रहा। तो अगर इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा, एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। तो मैं बता रहा था आपको कि सर कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो सर कंप्लेंट फाइल कर सकता है कस्टमर। कस्टमर अगर बच्चा है यानी कि लीगल मतलब 18 की एज को क्रॉस नहीं कर चुका है तो सर उसके गार्जियंस कर सकते हैं, उसके लीगल हायर्स कर सकते हैं। और मान लो अगर कोई कस्टमर मर गया है तो भी उसके बिहाफ पे उसके लीगल हायर कर सकते हैं। कोई स्टेट कर सकती है, सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसको फाइलिंग कर सकती हैं। देन आता है क्या बेटा? फाइलिंग ऑफ अ कंज्यूमर कंप्लेंट। अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा सीरियस है, इसको बहुत ही सीरियस होकर और ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। फाइलिंग ऑफ अ कंज्यूमर कंप्लेंट, यानी कि सर कंज्यूमर के लिए कंप्लेंट होगी कैसे फाइल। तो बात कंज्यूमर बेसिकली कैसे फाइल करेगा कंप्लेंट उसकी बात हो रही है। थोड़ा सबसे पहली बात तो बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहे हो। मीन्स दैट आपका जो भी टेरिटोरियल या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है वो ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में आ रहे हो, आप स्टेट कमीशन में आ रहे हो, या आप नेशनल कमीशन में आ रहे हो। मतलब कि सर मतलब कि ये अगर आपका, मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि 1 करोड़ तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ आपके गुड्स हैं तो आप स्टेट में
जाएंगे, और अगर 10 करोड़ के ऊपर आपकी गुड्स की लिमिट है तो आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। अब सर आप कंप्लेंट फाइल कैसे कर सकते हो? तो बेटा जो कंप्लेन है वो सिंपल पेपर पे हो सकती है, स्टैम्प पेपर पे ज़रूरी नहीं है होनी। दूसरी बात यह है कि सर जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, जैसे कि नाम, पता, पूरी डिटेल्स, पूरा फ़ोन नंबर एंड ऑल, जिसके भी हाथ पे आप करने वाले हो उसकी भी सारी चीज़ें, और जो आपका है वो भी, डेट, टाइम, जो भी गुड्स आपने लिया है उस गुड्स के बारे में पूरी आप जानकारी देंगे। जो आपका मेन डिस्प्यूट है वो आप लिखेंगे, आप जो चाहते हैं वो आप लिखिए, मतलब आप रिलीफ कैसा चाहते हो, और उसकी जो भी आप उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उन सब की कॉपीज़ भी आपको उसमें लगानी पड़ेंगी। एंड आफ्टर दैट स्टेप 3 क्या बोलता है कि जो कंपनसेशन है वो आप किस में गेन करना चाहते हो। तो स्टेप 3 बोलता है जो भी कंपनसेशन है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि सर या तो हमको रिफंड मिले, या तो डैमेजेस मिले, या तो सर लिटिगेशन एक्सपेंडिचर मिले, कि जो हमारा खर्चा हुआ है वो हमको पूरा पैसा उसमें अवेल होना चाहिए। स्टेप 4 क्या बोलता है, जो भी सर आपका मैटर है वो आपका कंप्लेन जो है वो आपकी कंप्लेन फाइल होगी, देन चेक करा जाएगा कि आपकी जो कंप्लेन है वो किस जुरिस्डिक्शन में आ रही है, मींस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और नेशनल में। आफ्टर दैट प्रॉपर वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट प्रॉपर एफिडेविट, आपको जो कंप्लेन होगी वो सेंड कर दी जाएगी रिस्पेक्टेड अथॉरिटी को। रिस्पेक्टेड अथॉरिटी मतलब जिस भी कमीशन के पास जानी होगी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में। एंड आफ्टर दैट विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, अगर आपको मान लो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो भी आप सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी हायर कमीशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, कि जो भी आपकी फाइल है वो ध्यान रखो भाई, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो आपने कोई गुड्स 1/4/2020 में खरीदा था, तो आप 31/3/2024 तक, ठीक है, 24 तक ही आप उसकी कंप्लेन कर सकते थे। 2 साल के आगे आप जाके उस गुड्स की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बोलता है व्हाट कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, किन चीज़ों की कंप्लेंट। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन किन चीज़ों की कंप्लेंट कर सकते हो फाइल। अब ये नहीं कि आपने जो लिया है वो आप इस बारे में कंप्लेन कर दो कि भैया हमने जो लिया था और वो आपसे लेते ही उसका प्राइस इतना हो गया, ये हो गया। नहीं, आप इस बारे में कर सकते हो कि सर आपके साथ कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट या अनफेयर ट्रेड तरीके से आपको सामान मिला है, या जो आपने गुड्स लिया है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव था, जो आपने गुड्स लिया है वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से डेफिशिएंसी दे रहा है, या जो गुड्स आपने लिया है उसमें किसी भी तरीके का क्या प्राइस में, पैकेजिंग में, उसकी क्वांटिटी में, या जिस भी तरीके का जो गुड्स कंसिडर था उसमें किसी भी तरीके का बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन निकल के आया है। एंड द गुड्स विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड, और अगर मान लो जो गुड्स है वो हमारी लाइफ एंड सेफ्टी को लेकर के, जैसे कि मान लो कुकर था घर में और या सिलेंडर था गैस का जो अनसेफ था और किसी रीज़न की वजह से भाई वो डैमेज हो गया और उससे फैमिली को बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो उस केस में भी सर कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं। सर जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, लाइकली टू बी हैजार्डियस द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय अ पर्सन हु प्रोवाइडेड एनी सर्विसेज हु नोन इट टू बी इंजरियस टू द लाइफ एंड सेफ्टी, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारी वर्सेस लाइफ एंड सेफ्टी की बात करता है किसी न किसी तरीके से, कि सर जो ऐसे कुछ जिससे कि सर हमारे लिए हमारी लाइफ का ख़त्म होना कहीं ना कहीं डैमेजिंग है, कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक हार्मफुल चीज़ है, तो उन सब केसेस में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एंड देन आप उस पर क्लेम भी ले सकते हो। रिस्पेक्टिव क्लेम आपका मेडिकल का हो सकता है, या रिस्पेक्टिव क्लेम आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ का भी हो सकता है। आपको क्या रिलीफ मिल जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्लेन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो सर आपके गुड्स को रिमूव कर दिया जाएगा, जो भी उसकी कमी होगी उसको सुधार दिया जाएगा, आपको गुड्स रिप्लेस करके दिए जाएंगे, या तो आपको गुड्स का पैसा मिलेगा। अवार्ड ऑफ कंपनसेशन ऑफ लॉस, मान लो इन केस आपको कोई इंडिविजुअल फिजिकल इंजरी होती है तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। सर अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही थी तो उसको रोक लगा दी जाएगी। सर हजार्डियस गुड्स को मार्केट से हटा दिया जाएगा, और एज सच एज प्रोविजंस बनाए जाएंगे जिसमें कि सर आपको आसानी से मैटर्स आपके कंसिडर करे जाएँ। और टाइम की अगर बात करें तो अगेन बेटा वही 2 ईयर्स के अंदर ही अंदर आपका डिस्प्यूट अगर राइज होता है तो आप कंसीडर कर सकते हो, उसके अलावा आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। अच्छा सर यहाँ तक तो हो गया। अभी जो आपने मुझे डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बताया था, स्टेट फोरम के बारे में, नेशनल फोरम के बारे में, सर इसके अंदर की बात करें तो इसमें कौन कौन होते हैं। तो हर बेटा डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक हमारा प्रेसिडेंट होता है जो कि नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर ऑफ एटसेट्रा, यानी कि सर टोटल जो कंपोजिशन होती है वो हमारे 3 मेंबर की होती है। 3 में एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी जो 2 होते हैं वो अदर मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करे जाते हैं।
जाते हैं। जुरिडिक्शन की बात करें तो बेटा हम इसमें 1 करोड़ के गुड्स के लिए जा सकते हैं, और इसमें जो अपील है बेटा वो हम 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं यहाँ से नॉट सेटिस्फाइड होने पर। कहाँ? स्टेट कमीशन पे। अच्छा, स्टेट कमीशन में भी कौन होता है सर? स्टेट कमीशन में टोटल 4 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक का प्रेसिडेंट होता है, बाकी सर जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई करे जाते हैं। सर जुरिडिक्शन की बात करें तो सर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो लोग होते हैं वो इसके अंदर कंसीडर करे जाते हैं, वो अमाउंट इसके अंदर कंसीडर होती हैं। और अगर अपील की हम बात करें तो जो अपील है वो सर हम नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि जो नेक्स्ट 30 डेज है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ या नेशनल कमीशन की तरफ जा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक इसका समराइज फॉर्मेट बताऊंगा जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। और नेशनल कमीशन की हम बात करते हैं बेटा, इसमें भी हमारा एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर नॉट लेस देन 4 यानी टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और 4 अदर मेंबर्स बोले जाते हैं। और जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो मोर देन 10 करोड़ की लिमिट पे ही हम इसके पास जा सकते हैं। और अपील जो है वो नेक्स्ट 30 डेज पे आप नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर अभी तो आप बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में ही एक हुआ है, बेटा मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं आप तब जब आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड ना हो तो, और फिर आपको जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, यानी कि नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट, वही आपको फाइनल डिसीजन देगी। अब एक बार हम इसकी समरी बता देते हैं। थोड़ा जब हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3। इसमें कितने होते हैं सर? 4। इसमें कितने होते हैं सर? 5। ठीक है। इसमें कितना प्रेसिडेंट होता है? 1। इसमें कितने प्रेसिडेंट होते हैं? 1। इसमें कितने प्रेसिडेंट होते हैं? 1। तो सर मेंबर कितने हो गए? 2। इसमें मेंबर कितने हो गए? 3। इसमें मेंबर कितने हो गए? 4। सर इसमें लिमिट कितनी होती है? 1 करोड़ के अंदर। इसमें कितनी होती है? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। और इसमें कितनी होती है? अप टू 10 करोड़ और प्लस, ठीक, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन देने के 30 दिन तक के अंदर अंदर हम स्टेट कमीशन जा सकते हैं। स्टेट कमीशन से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर हम नेशनल कमीशन जा सकते हैं, और नेशनल कमीशन से भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर हम यहाँ जा सकते हैं। सर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लो एक मिस्टर राम है। कौन है? मिस्टर राम है। और मिस्टर राम के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, मान लो रोल्स रॉयस थी या उनके पास कोई ऐसी कार थी जिसकी अमाउंट मोर देन 11 करोड़ रुपीस एंड 50 लाख के अराउंड थी। अब सर आप बोलोगे सर इसको तो डायरेक्ट जाना चाहिए, बट नहीं बेटा, प्रोसेस क्या है क्या है कि इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। पहले तो मैं बता देता हूँ उन्होंने गाड़ी कब ली। इन्होंने गाड़ी ली है 15 अगस्त को 2024 में, और 2 महीने बाद ही इनकी गाड़ी में कुछ ऐसे इश्यूज आने लग गए जिसको कि कंपनी रिजॉल्व नहीं कर रही थी। उसके लिए ये भाग के गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, यानी कि सर मान लो थोड़ी देर के लिए 15 अक्टूबर को ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए थे और सेटिस्फाई नहीं हुए। सर जो डिसीजन था उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनको जाना था कहाँ? हायर कोर्ट, यानी कि 15 नवंबर के अंदर अंदर। मान लो यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं होते सुप्रीम कोर्ट, यानी कब? नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर। तो वो कितना हुआ बेटा हमारा? 15 दिसंबर। यानी कि सर ये तरीका था एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक कहाँ तक जाने का? नेशनल कमीशन के बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी तक का। होप आप लोगों को ये चीज़ एकदम क्लियर कंसीडर करने लग गई होगी। सर इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में जो भी मैंने आपको पॉइंट्स, जो भी मैंने आपको चीज़ें कंसीडर करी, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो सारी ही आपके मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई कि आप लोगों को वो सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करी जा सकती थी और जा सकती होंगी आने वाले टाइम पे। होप आप सबको इस चैप्टर भी समझ में आया होगा, एंड आपको इससे रिलेटेबल जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होंगी, मैं उसका वेट आपके इस अपकमिंग कमेंट बॉक्स पे करूँगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।